ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक जीवों में जनन को पढ़ाएंगे और हमारे इस टॉपिक को जानने से पहले आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से शेयर करिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जीवों में जनन की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है। तो आप सबको मालूम है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का यानी पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है और इस निश्चित जीवन चक्र में जीव जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी आप ये जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वह जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनकी मृत्यु होती है और जन्म और मृत्यु के बीच में जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं क्रियाओं को नाम दिया गया है प्रावस्थाएं। उन्हीं क्रियाओं को यहाँ पर प्रावस्थाएं कहा जाता है। तो यह प्रावस्थाएं क्या होती है? तो यह प्रावस्थाएं उस जीव का ग्रोथ यानी वृद्धि, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, आप देखेंगे मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, और परिपक्वता के बाद आप पाएंगे कि उनमें कुछ प्रावस्थाएं होती हैं, वह प्रावस्थाएं रिप्रोडक्शन कहलाती हैं। यानी जीव के जन्म और मृत्यु के बीच में जो प्रावस्था होती है, पहली प्रावस्था ग्रोथ, दूसरी प्रावस्था मैच्योरिटी और तीसरी प्रावस्था रिप्रोडक्शन। तीसरी प्रावस्था है आपका रिप्रोडक्शन। ये तीन प्रावस्था से मिलकर जीव अपने आप को इस धरती पर स्टेबलिश करता है। तो आप जानेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समयावधि निश्चित की गई है और इसी समयावधि को जीवन काल कहा जाता है। इसी समयावधि को जीवन काल कहा जाता है और इस धरती पर जीव अपने जीवन को यानी पूर्ण करता है और पूर्ण करने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर उसके शरीर का अपघटन होता है और अपघटन होने के बाद उसके शरीर से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि तत्व इस मिट्टी में यानी कह सकते हैं इस सॉइल में मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही तत्व किसी भी जीव की जीवित अवस्था में या अजीवित अवस्था में यह पाई जाती है। आप ये भी जानेंगे कि जीवन यानी जीवों की कुछ जीवन काल होती है और उस जीवन काल को हम दर्शाते हैं या उस जीवन काल से हम उस जीव को जानते हैं। जैसे आपको पता है कि हाथी एक ऐसा जीव है जो 75 साल तक जीता है। तो आप पाएंगे कि कुछ जीवों में अनुमानित जो जीवन काल है यानी कुछ जीवों में अनुमानित जीवन काल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप उसे ध्यान से देखिए कि कुछ जीवों का अनुमानित जीवन काल कैसे है। जैसे हम आपको बताते हैं कि हाथी का अनुमानित जीवन काल है 75 वर्ष। उसी प्रकार कुत्ते का अनुमानित जीवन काल है 15 से 16 वर्ष तथा ड्रोसोफिला का अनुमानित जीवन काल है 30 वर्ष। कछुआ यानी ये रेप्टिलिया वर्ग का है और यह एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि कछुए का जीवन काल कितना होता है। तो कछुए का जीवन काल अनुमानित माना गया है 200 से लेकर 250 वर्ष। और बरगद का जीवन काल होता है 200 वर्ष और पीपल का जीवन काल होता है 2000 वर्ष। तो आपने इस धरती पर पाए जाने वाले जीवों का अनुमानित जीवन काल जान लिया जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और लेकर उसे उस जीवन को दर्शा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जनन जैसे प्रक्रिया करते हैं। तो हम लोग जानने चाहेंगे
कि जनन क्या है। तो आइए जनन की प्रक्रिया से हम आपको परिचित कराते हैं कि जनन क्या है। तो सभी जीवों में पाई जाने वाली जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है जो एक जीव से दूसरे जीव में जनन प्रक्रिया के द्वारा संभावित होती है। यानी एक जीव अपने ही जैसा दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है, और जब उत्पन्न करता है तो एक जीव के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि जनन के द्वारा ही जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो नए जीव को हम लोग संतति कहते हैं। आज इस धरती पर बहुत ऐसे जीव हैं जिनमें जनन प्रक्रिया में कुछ समानताएं पाई जाती है। तो कौन कौन से समानताएं पाई जाती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी प्रकार के जनन में कुछ मूल समानताएं होती हैं। पहला जो मूल समानता है वह आरएनए का है, प्रोटीन का है और अन्य बायोकेमिकल पदार्थों के संश्लेषण का है। दूसरा आप समानता देखेंगे डीएनए का द्विगुणन यानी रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए का पाएंगे। और तीसरी समानता है कोशिका विभाजन का। चौथी समानता है कोशिकाओं में वृद्धि का। और पांचवा समानता है जनन इकाइयों का निर्माण। यानी पांचवें समानता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब जनन प्रक्रिया के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है तो उनमें कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का निर्माण होता है जो अपने ही पेरेंट्स के वह समतुल्य बनते हैं। और छठवां समानता हम देखेंगे कि यही जनन इकाइयां संयुग्मन द्वारा नए जीवों का निर्माण करती है। यानी उन जीवों में जो नई इकाइयां बनती हैं उन्हीं इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो आपने जीव के विषय में यानी जीव के जनन के विषय में एक प्रक्रिया को पढ़ा कि जीव जब जनन करता है तो अपने ही जैसा दूसरे जीव की उत्पत्ति करता है। और अपने जैसा जैसे दूसरे जीव उत्पत्ति होते हैं तो उनके जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनके संतति में स्थानांतरित होते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जनन का उद्देश्य क्या है, क्यों इस धरती पर समस्त जीवों के लिए जनन आवश्यक मानी गई है। तो आइए हम अब इसके उद्देश्य को देखते हैं कि जनन का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य आपको बताया जाता है कि जाति की निरंतरता, यानी जीव अपने जाति को एक कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी बनाए रखता है इस धरती पर। दूसरा देखेंगे जाति वृद्धि, यानी वे जीव अपने जातियों की वृद्धि चाहता है। और तीसरा है समष्टि का संगठन, यानी जीव करता क्या है कि अपने ही जैसा नए जीवों का जब निर्माण करता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल यानी एक जनसंख्या या समष्टि का निर्माण होता है। जब ये समष्टि का निर्माण हो जाती है तो उसी जीवों में यानी उस जीवों के जो पेरेंट्स होते हैं या उनके जो पैतृक होते हैं और पैतृक के अलावा जो संतति होती है उस संतति में भिन्नताएं हो सकती है और वह भिन्नताएं अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकती है। उसके बाद हम पांचवा उद्देश्य देखेंगे कि इस पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहे। यानी जीवन का मुख्य और सबसे अंतिम उद्देश्य है जीव का कि जीवन पर निरंतरता जो है बनी रहती है जीवों की। इस वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर इस पृथ्वी पर जीवों में जनन प्रक्रिया नहीं होती तो इस धरती पर जीवन संभव नहीं होता। तो आपने जीवों में जनन यानी जीव का परिचय जाना और उसके बाद जीवों में जनन के उद्देश्य क्या है इसको जाना। अब इसके बाद आप ये जानेंगे कि जीव जब जनन करते हैं तो जनन करने की विधियां कितने प्रकार की होती हैं और यह विधियां जीवों में कितने रूप में बताई जाती है। अभी तक आपने जनन एक परिचय के बारे में जाना तथा जनन जीवों में होने वाली क्या समानता थी उसके बारे में जाना और जनन का उद्देश्य क्यों है उसके बारे में आप जाने। अब जनन की विधियां कितने प्रकार से होती है यानी जनन कितने विधियों के द्वारा होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जीवों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन या इसी का दूसरा नाम है एकल जीव जनन
और दूसरा है लैंगिक जनन। यानी आप कह सकते हैं कि मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन देयर आर द टू टाइप्स, फर्स्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन जीवों में होने वाली एक सरल विधि है। इस विधि में एक जीव अपने ही जैसा प्रतिरूप तैयार करता है और अपने ही जैसा जब प्रतिरूप तैयार करता है तो वह हूबहू उसी जीव द्वारा एक नई संतति बनती है। और जब नई संतति बन जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जीव में जितने कुछ लक्षण होते हैं, यानी कह सकते हैं जीव का आकार की हुआ, जीव का फिजियोलॉजी हुआ या जीव का आकार जो भी होता है हूबहू उसके संतति में ये हमें दिखता है। तो ऐसे परिणाम जब दिखाई देता है तो हम उन्हें पूर्वजक या क्लोन कहते हैं, पूर्वजक या क्लोन कहते हैं। और इस प्रकार की घटना जब अलैंगिक जनन में होती है कि एक जीव अपने ही जैसा यानी अपने ही जैसा परिणाम स्वरूप न्यू संतति का निर्माण करता है तो उसे ही एकल जीव जनन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन जब शुरू होता है तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है, कौन कौन से लक्षण इसमें भागीदार बनते हैं जीवों में, यानी वे जीव जब अलैंगिक जनन करते हैं तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला लक्षण दिखाई दे रहा है कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, यानी अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं इनमें गैमेट्स नहीं बनते। जब इसमें गैमेट्स नहीं बनते तो इनकी प्रक्रिया अन्य जीवों से अलग होगी। अब इनका उदाहरण आप समझ गए कि इनके उदाहरण हम ले सकते हैं ज्यादातर, जैसे कुछ जीवाणु है, कुछ प्रोटोजोवंस है, कुछ शैवाल में या अधिकतर पौधों में यह देखी जाती है। दूसरा लक्षण होता है कि इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, यानी आप कह सकते हैं कि अलैंगिक विधि में केवल सूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए इसे कायिक हम इसे बोलते हैं, इसलिए इसे कायिक या सोमैटोजेनिक जनन भी कहते हैं। और कायिक जनन आपको मालूम है, आपने 11वीं कक्षा या 10 में पढ़ा होगा कि कायिक जनन सिर्फ पौधों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया होती है जो पौधे स्वयं अपने ही भागों द्वारा नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे जनन को सोमैटोजेनिक जनक कहते हैं। तीसरा लक्षण है इसमें निषेचन नहीं होता, यानी निषेचन की प्रक्रिया इस अलैंगिक जनन में नहीं देखी गई है। और चौथा है कि इनमें अगुणित यानी हैप्लॉयड, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जो जनरेशन होती है यानी पीढ़ियां होती हैं और इन पीढ़ियों का जो एकांतरण होता है यह अनुपस्थित पाया गया है। उसके बाद यह प्रक्रिया यानी अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। और उदाहरण के रूप में आप देखेंगे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। आप पाएंगे कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। उदाहरण के रूप में है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शैवाल में यह देखी जाती है। तो आपने जीवों में जनन की प्रक्रिया, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और उनकी क्या क्या लक्षण होते हैं आपने देखा। आगे हम अलैंगिक जनन के बारे में और डिटेल जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि निम्नलिखित जंतुओं में या निम्नलिखित पौधों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो पहले हम लोग जो है अलैंगिक जनन को विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, उसके बाद तब लैंगिक जनन यानी जीवों में जो लैंगिक जनन होता है फिर उसे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आगे हम आपको अलैंगिक जनन के बारे में और डिटेल बताएंगे कि अलैंगिक जनन कितने कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो इनके 6, 7, 8, 9 प्रकार के अलैंगिक जनन जीवों में पाए जाते हैं। तो आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।